हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो है नेक्स्ट लेक्चर आपके बीच में ला रहे हैं और बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा तो हम प्रीवियस वीडियो में डीएनए का जो कुंडलन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक के कुंडलन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार से कुंडलित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन बींग्स हैं लाइक हम हैं और हमारे शरीर के अंदर एक सेल है, उस सेल के अंदर केंद्रक होता है, इतना सही है ना? और उस केंद्रक, उस अकेले केंद्रक के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। बच्चों, पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे 2.2 मीटर लंबा डीएनए, इस बार 2020 के नीट एग्जाम में पूछा गया 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए की कुल लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2.2 मीटर लंबी। ठीक है, आंसर है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे। आज की क्लास जो पढ़ रहे हैं, इस क्लास से भी एक क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम यानी नीट 2020 में आ चुका है। मतलब पिछले 2 क्लासेस में जितना भी हमने पढ़ा, इसमें से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आया था इस वर्ष। तो बड़े ध्यान से फोकस करिएगा और ये बात याद रखिएगा बच्चों कि जिस लाइन को हम कहते हैं ना कि ये लाइन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको मान लिया करिए आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारी हेडिंग कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन। यानी एक यूकैरियोटिक कोशिका है, उसमें डीएनए कुंडलन कैसे होता है। तो बच्चों, अगर हम बता दें आपको तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें डीएनए का कुंडलन जो होता है वो जटिल होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इजी वे में उसका, क्योंकि उसका डीएनए बाहर होता है, कुछ धनात्मक प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से उसका कुंडलन हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा होता नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का कुंडलन जटिल होता है। ठीक है, जटिल होता है। कैसे होता है इसका कुंडलन हम बताते हैं। कुछ धनात्मक प्रोटीन होते हैं। कौन होता है? धनात्मक प्रोटीन। कुछ धनात्मक प्रोटीन होते हैं, जैसे कौन कौन होता है? वो धनात्मक प्रोटीन कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है और ये किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है उसका नाम लिख देते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन में 5 प्रकार के होते हैं। H1, H2A, ठीक है, H2B, H3, कामा करके लिखेंगे, H3 और H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जिसमें बेसिक नेचर अधिक होता है। और वो बेसिक नेचर किसके कारण से होता है? 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो क्षारीय नेचर के होते हैं। इसकी वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? हो जाता है क्षारीय नेचर का हो जाता है। तो वो क्षारीय अमीनो अम्ल कौन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाने वाले 2 क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं जिसका नाम हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। इसका नाम क्या होता है? लाइसिन और दूसरा नाम आर्जिनिन। आर्जिनिन। इस बार मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन था बच्चों यही कि हिस्टोन प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल का नाम बताइए, तो ये लाइसिन आंसर था वहां पर। और पिछली क्लास में 2.2 मीटर, यानी कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा 8 नंबर का क्वेश्चन आपके नीट 2020 में आ चुका था। तो याद रखिएगा, क्षारीय किसके कारण होता है हिस्टोन प्रोटीन? तो ये अधिक मात्रा में यही 2 क्षार पाए जाते, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिसका नाम लाइसिन और आर्जिनिन है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। और वो हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? धनात्मक होता है, उस पर धन आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक प्रोटीन होता है एक प्रकार का। और ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका है और इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर कितना लंबा डीएनए होगा? बताइए बच्चों, आपको पता है
2.2 मीटर लंबा डीएनए है। सही है ना, हम कहीं अगर गलत नहीं हो तो यही होता है। अब ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए पूरी तरीके से उस केंद्रक में कुंडलित होता है और उलझता भी नहीं है। सबसे पते की बात तो एक, यह उलझता भी नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे पतंग आप लोगों ने कभी उड़ाया होगा, है ना, जरूर उड़ाया होगा पतंग। और जब आप कभी पतंग उड़ाए होंगे तो मांझा लगता है, उसमें पतंग उड़ाने में धागा लगता है, पतंग उड़ती है। तो अगर जो मांझा एक हम उसका लपेटने वाला होता है, उसमें जब हम उसको लपेटते हैं, अगर हम उस मांझे को उस जो लिपने वाला होता है अगर उस पर न लपेट कर उस धागे को पूरी तरीके से खोल के और बिखार दे पूरी तरीके से, ठीक है, यानी कि हम बाहर ही छोड़ दें उसको। तो आप हमें बताइए बच्चों कि हमें लगता है कि अगर आपके जो है पूरे के पूरे जो लपेटने वाला सिस्टम होता है उसमें जितना धागा है अगर पूरा निकाल दिया जाए तो बहुत दूरी तक फैल जाएगा वो, और साथ में उलझ भी जाएगा। सही है ना, हम जो बताएं आपको समझ में आ रहा है। यानी जो मांझा होता है, अगर हम मांझा या धागा अगर जो लपेटनी होती है अगर उसमें हम लपेटे ना, बाहर ही निकाल के फेंक दें उसको, तो जितना धागा और मांझा है वो पूरी तरीके से उलझ जाएगा और फिर हम दूसरी बार पतंग उससे उड़ा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है कि हमारा मांझा खराब ना हो, उलझे ना, इसके लिए हम लपेटनी की लेते हैं, जिसको गांव में कहीं पर परेती बोला जाता है। तो उसी में हम अपने धागे को लपेट लेते हैं। आई एम राइट, सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर हम धागा उस लपेटनी में न लपेट कर जब बाहर बिखेरे तो धागा पूरी तरीके से उलझ गया और जगह भी ज्यादा लिया। लेकिन हम जब लपेटनी लेकर उसमें पूरा धागा लपेटे तो थोड़े से ही दूरी में पूरा का पूरा धागा हमारा आ गया, और फिर जब हम दोबारा निकालेंगे तो आराम से वो धागा निकल भी जाएगा। सही है, इतनी बात से समझ में आ रही है। तो अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। अब इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए को एक छोटे से केंद्रक के अंदर हमें भरना है। सोचिए, अमेजिंग है बच्चों, इस छोटे से केंद्रक के अंदर भरना है। तो लपेटनी का काम वहां पर कौन करेगा? ये हिस्टोन प्रोटीन करेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन करेंगे किसका काम? लपेटनी का काम। होता क्या है इसमें? होता बच्चों ये है कि H1 को छोड़ के बाकी ये H2A, H2B, H3, H4 ये 4 हिस्टोन प्रोटीन जो है 4 ऊपर और 4 नीचे हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे 1 2 इसके नीचे ये 3, यहां पर 4, इस तरीके से 4 ऊपर और 4 इसके नीचे। तो 4 ऊपर के साइड होंगे, 4 इसके नीचे के साइड होंगे। तो हम नीचे की साइड लिख रहे हैं, मतलब अंदर बनाना पड़ेगा हमको इसको। इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरीके से अष्टक। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो 8 होंगे कि नहीं होंगे? 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे, इसमें किसी को शक नहीं ना। ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि जो हिस्टोन प्रोटीन है H1 को छोड़ दिया जाए, बाकी H2A, H2B, H3, H4 ये जो 4 हैं, ये 4 ऊपर, एक बार ये चारों ऊपर लग जाएंगे, फिर चारों नीचे लग जाएंगे। इस प्रकार से इस तरीके से एक बंडल की तरह बन रहा है ना। लपेटनी याद है ना, जो हम अभी बता रहे थे पतंग उड़ाते समय लगते। तो इस प्रकार से डीएनए का एक प्रकार से लपेटनी ये बन रहा है। 4 ऊपर हिस्टोन, 4 नीचे, तो हिस्टोन अष्टक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिस्टोन अष्टक का निर्माण होता है, क्योंकि 4 ऊपर हिस्टोन है, 4 नीचे हिस्टोन है, जिसमें एक क्या होगा? H2A होगा, एक H2B होगा, एक H3 होगा, एक H4 होगा, नीचे भी वही होगा H2A, H2B। आई थिंक आपको सही दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। इतना 4 ऊपर 4 नीचे हिस्टोन अष्टक, अष्टक मतलब 8, ठीक है, का निर्माण होता है। ऐसा एक ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप, आगे इस प्रकार से यहां पर भी हिस्टोन अष्टक का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, हिस्टोन अष्टक का निर्माण होगा। 1 2 3 4 ऊपर होंगे तो 4
नीचे हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे हिस्टोन अष्टक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोन अष्टक होते हैं, तो जिसमें H2A H2B इस तरीके से बन जाएगा। ये सभी के सभी क्या हैं, एक हिस्टोन अष्टक होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है इसको, ऑक्टामर। ठीक है, इंग्लिश में हिस्टोन ऑक्टामर और हिंदी में इसको हिस्टोन अष्टक के नाम से जानते हैं। अब ये जो हिस्टोन अष्टक होते हैं बच्चों, इसी पे डीएनए जो होता है वो कुंडलित होता है। डीएनए इस पर क्या होगा, कुंडलित होगा, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए क्या होगा, इस प्रकार से कुंडलित होते आगे की तरफ चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, पहले हुआ क्या, पहले हुआ ये कि जो डीएनए था 2.2 मीटर लंबा होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसको कुंडलित होना है, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हिस्टोन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। H1 को छोड़ दें तो केवल H2A H2B H3 H4, ये 4 हिस्टोन ऊपर 4 हिस्टोन नीचे, 8 का निर्माण हुआ। ऐसे बहुत सारे हिस्टोन अष्टक का निर्माण होता है जिसपे डीएनए कुंडलन होता है, मतलब डीएनए क्या होता है, कुंडलित होता है। देख सकते हैं आप लोग, डीएनए का धागा क्या हो रहा है, लपेटा जा रहा है कि नहीं लपेटा जा रहा है। अब बताइए, कोई इतना लंबा डीएनए है, अगर हम उसको कहीं लपेटेंगे तो छोटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ठीक, और बच्चों बड़ी ध्यान से ध्यान रखिएगा, जब इस हिस्टोन अष्टक पे, सुनिए ध्यान से, हमने क्या बोला, जब इस हिस्टोन अष्टक पे डीएनए लपेट दिया जाता है या लिपट जाता है तो इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बोला कि जब इस हिस्टोन अष्टक पे डीएनए लिपट जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। इजी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक हिस्टोन अष्टक पर जब डीएनए कुंडलित होता है तो 200 क्षार युग्म कुंडलित हो जाते हैं। मतलब डीएनए का कितना, 200 क्षार। ठीक है, कितना, 200 क्षार युग्म। ठीक है, 200 क्षार युग्म इसमें क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। मतलब एक हिस्टोन अष्टक में 200 क्षार युग्म कुंडलित होंगे, इसमें 200, इसमें 200। ठीक है, और इस एक मतलब एक एक को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक हमें नहीं लग रहा है कि होना चाहिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप मैंने एनसीईआरटी बुक ओपन कर रखे होंगे अपने सामने, पेज पलटिएगा, उस पर एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखेंगे तो एक केंद्रक के अंदर क्या ऐसी संरचना हमें एक दिखाई देंगी, बहुत सारी दिखाई देंगी। आप देखेंगे उस फिगर में से बूंदा बूंदा करके दिखाई दे रहा होगा, है ना। वो एक एक क्या है, न्यूक्लियोसोम है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, है ना। तो यही न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे, बीट्स, डोरी पर बीट्स। ठीक है, डोरी पर बीट्स जैसी संरचना दिखाई देती है। तो यहां पर हम लिख देते हैं डोरी पर बीट्स। डोरी पर बीट्स जैसी संरचना दिखाई देती है। यह भी एक मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है। हिस्टोन ऑक्टोमर कैसे बनता है आपको पता चल गया। हिस्टोन ऑक्टोमर बनने का प्रोसेस का क्या होता है, 4 ऊपर हिस्टोन 4 नीचे। न्यूक्लियोसोम कब बनता है, जब हिस्टोन अष्टक पर डीएनए कुंडलित हो जाता है तो उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक केंद्रक के अंदर बहुत सारे मतलब न्यूक्लियोसोम होते हैं। और हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम उस संरचना को देखते हैं बच्चों, तो उस संरचना को देखते हैं तो कैसी संरचना दिखाई देती है, जैसे मोतियों की माला होती है वैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, मोतियों की माला जैसे होता ना कि रस्सी पर जो है मोतियां गुथी होती हैं, उसी प्रकार से हमें केंद्रक के अंदर इस न्यूक्लियोसोम की संरचना दिखाई देती है, जिसको डोरी पर बीट्स के नाम से भी जानते हैं। इतना क्लियर है, यहां तो किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ इजी वे में हमने समझा दिया है ना। और अगर ये हो जाए तो हम इसको इरेज कर दें, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं, 5 होते हैं, H1 H2A H2B H3 H4।
जिसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो किस नेचर का होता है, हमने बताया आप लोगों को क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। और क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इस बार के मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन भी था। अब जो डीएनए होता है एक यूकैरियोटिक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा होता है, और अब इसको कुंडलित होना है तो इसके लिए, ताकि उलझे ना, हम इसको आसानी से खोल भी पाएं, इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन 4 ऊपर 4 नीचे होकर हिस्टोन ऑक्टेमर यानी हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। और ये हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए कुंडलित होता है। जब हिस्टोन अष्टक पर डीएनए कुंडलित होता है तो उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 2021 का। और एक न्यूक्लियोसोम पर डीएनए के कितने क्षार युग्म होते हैं बच्चों, 200 क्षार युग्म होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। और ऐसा न्यूक्लियोसोम केंद्रक में बहुत सारे दिखाई देते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसी संरचना देखिए बहुत सारी दिखाई देती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डोरी पर बीट्स। क्या बोलते हैं, डोरी पर बीट्स। समझ गए। अब एक चीज आपसे पूछी जाती है, एग्जामिनर कभी पूछ लेता है, कुंडलन क्या होता है, पराकुंडलन क्या होता है ना। कुंडलन क्या है, पराकुंडलन क्या है, तो हम उसी को बता रहे हैं। यानी क्वाइल्ड, इंग्लिश में उसको कुंडलन को क्वाइल्ड बोलते हैं, और पराकुंडलन को सुपर क्वाइल्ड बोला जाता है। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, सुन लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स है वहां पर मोशन बायोलॉजी सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाइएगा। नोट्स में स्पष्ट रूप से सब कुछ मिला है, आप देख लीजिएगा वहां पर। जब, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब हिस्टोन अष्टक पर डीएनए कुंडलित होता है तो उसे हम कुंडलन कहते हैं। सुन लिए आप लोग, हमने क्या बोला, जब हिस्टोन अष्टक पर डीएनए कुंडलित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कुंडलन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है, उस पर डीएनए लिपट गया, उसको कुंडलन बोलेंगे। पराकुंडलन कब बोलेंगे बच्चों, याद है ये H1 प्रोटीन बचा है, अभी बचा है ना। अब देखिए इस डीएनए, इस न्यूक्लियोसोम के बीच में कुछ दूरी बची है। इस न्यूक्लियोसोम और इस न्यूक्लियोसोम के बीच में जो दूरी बची है, इस दोनों को कुंडलित करने के लिए कौन हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1 होता है। कौन होता है, H1 होता है। अब यह दोनों आपस में इसके ऊपर लिपट जाएंगे। जब इसके, देखिए एक बार तो कुंडलन हुआ है, H1 दोनों को जोड़ने का, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को क्या करा रहा है, इन दोनों को पास लाएगा, ये दोनों इस पर लिपट जाएंगे। जब लिपट जाएंगे तो एक बार कुंडलन हुआ है, दूसरी बार फिर से H1 के ऊपर कुंडलन हो रहा है, उसी को हम पराकुंडलन कहते हैं। समझ गए, नहीं समझे, ध्यान से सुनिए। एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए का क्षार होता है, इसको भी क्या करना है, और कुंडलित करना है, क्योंकि केंद्रक के पास जगह कम है ना। अभी देखिए इतनी दूरी है, तो उसको कम करने के लिए H1 बचा था ना, तो दोनों के बीच में H1 लगता है, इसके ऊपर 2 न्यूक्लियोसोम आपस में कुंडलित होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम पराकुंडलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पराकुंडलन कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। पराकुंडलन किसके द्वारा होता है, H1 के द्वारा होता है, और भी एक के द्वारा, पर अभी उसको लिख रहे हैं। तो याद रखिए कि ये भी मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का, कि एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम या उस पर कुंडलित होने का काम किसका होता है, H1 का होता है। H1 एक हिस्टोन प्रोटीन है। तो हम इसको इरेज करते हैं, इस वाली लाइन को, है ना। चलिए, कुछ लिखना है इसलिए हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब H1 पराकुंडलन कराता है और कुछ और कराता है, जैसे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में NHC कहते हैं, जिसको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक तो H1 पराकुंडलन कराता है, दूसरा NHC कराता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो पराकुंडलन में मदद करते हैं, जिसको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होते, लेकिन पराकुंडलन यानी डीएनए के पराकुंडलन में मदद करते हैं। समझ गए आप। एक तो H1 हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, NHC हो गया, जो कि पराकुंडलन में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब आगे देखेंगे, उसमें 2 वर्ड आएगा,
एक होगा यूक्रोमेटिन और दूसरा होगा हेट्रोक्रोमेटिन। तो यह किस बला का नाम है हम इरेज कर दें, उसके बाद हम बता देते हैं यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन समझ में आ रहा है ना बच्चों आप सभी लोगों को? कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। हम पहली हेडिंग क्या बनाने जा रहे हैं, यूक्रोमेटिन। क्या होता है यूक्रोमेटिन? जब केंद्रक के अंदर जो डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है, जो डीएनए उपस्थित होता है, अगर वो ढीला हो और उसको अभिरंजित किया जाए, मतलब उसको किसी रंग से रंगा जाए, क्योंकि हम क्रोमोसोम को रंग कर ही देख सकते हैं। क्रोमो वर्ड ही क्रोमा मतलब होता है रंगना, ठीक है। अगर हमें डीएनए देखना हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रंगना पड़ेगा। जब हम डीएनए को, मतलब जब हम केंद्रक के अंदर डीएनए को देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम उसको रंग के अभिरंजित करके देखते हैं तो उसमें जो कलर आता है वो हल्का कलर आता है। अगर कलर हल्का आता है तो वह सिचुएशन डीएनए का कैसा होगा, यूक्रोमेटिन होगा। यूक्रोमेटिन मतलब डीएनए की ढीली संरचना। जब डीएनए ढीली संरचना में होगा, मतलब पूरी तरीके से जकड़ा नहीं होगा, तो वह सिचुएशन किसका होगा, यूक्रोमेटिन का होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं यहां पर कुंडलन है ना, केवल डीएनए न्यूक्लियोसोम पर डीएनए लिपटा हो तो वो किस अवस्था में होगा, वो यूक्रोमेटिन अवस्था में होगा। मतलब समझिए बच्चों, जैसे आपको पता है इस तरीके से क्या होता है, हमारा गुणसूत्र होता है। फिगर छोटा बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें डीएनए की श्रृंखला पाई जाती है इस तरीके से। इस तरीके से होती है। अगर डीएनए ढीला है और अभिरंजन करने पर यानी रंगने पर उसका रंग हल्का आएगा। अगर इसको हम रंगेंगे बताइए तो हल्का आएगा कि नहीं, क्योंकि जगह ही कम है और रंग पास हो जाएगा इसके, मतलब पास का मतलब कि छन जाएगा रंग, ठीक है। तो डीएनए यहां पर ढीला है कि नहीं, ढीला है। और अभिरंजन कैसा होगा, अभिरंजन भी कैसा होगा, हल्का होगा। अगर डीएनए ढीला है और अभिरंजन कैसा होगा, हल्का होगा, तो वह कौन सी अवस्था होगी, यूक्रोमेटिन की अवस्था होगी बच्चों। और बड़ी ध्यान से सुन लीजिए जो बताने जा रहे हैं इसके बाद। अगर ऐसी अवस्था होगी तो डीएनए कैसा होगा, सक्रिय अवस्था में होगा। मतलब डीएनए पर आरएनए बन रहा होगा, सक्रिय अवस्था में होगा। ये पूछ सकता है डीएनए किस अवस्था में सक्रिय होता है, तो यूक्रोमेटिन अवस्था में सक्रिय होता है, क्योंकि डीएनए खुला हुआ होता है और जब खुलता है तो ढीला होता है और अभिरंजन करने पर वो हमको हल्का दिखाई देता है। तो इस ऐसी स्थिति में डीएनए सक्रिय होता है, मतलब क्रियाशील होता है, डीएनए में काम हो रहा होता है, ठीक है। डीएनए पे आरएनए बन रहा होता है। तो किस अवस्था में काम हो रहा होता है, यूक्रोमेटिन में। जब डीएनए आपस में कुंडलित होकर जब संघनित हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए आपस में कुंडलित होकर संघनित हो जाते हैं, यानी जब H1 प्रोटीन उसमें लिपट जाता है, इस तरीके से क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, यानी संघनित हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ऐसी अवस्था को हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। यहां पर हेडिंग भी बना सकते हैं आप लोग, यहां पर हेडिंग भी बना सकते हैं आप लोग, हेट्रोक्रोमेटिन यानी डीएनए की वह अवस्था जब डीएनए पूरी तरीके से संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करे। डीएनए की वह अवस्था जब डीएनए पूरी तरीके से संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करे, तो अभिरंजन करने पर हमें कैसा दिखाई देगा, ये जब ये मतलब इतना मोटा मोटा देख रहे हैं आप, ये कैसा दिखाई देगा अभिरंजन पे, अभिरंजन होगा इसका, यानी रंगेंगे तब हम, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, गाढ़ा दिखाई देगा। और जब इसमें जगह ही खाली नहीं होगी, जब जगह खाली नहीं होगी तो क्या ये क्रियाशील होगा, काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये किस अवस्था में होगा, निष्क्रिय अवस्था में होगा। निष्क्रिय अवस्था में होगा। तो पता चल गया बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन मतलब
अभिरंजन करने पर हमें गाढ़ा दिखाई देगा और डीएनए उस समय किस अवस्था में होगा, निष्क्रिय अवस्था में होगा। यानी जब हेट्रोक्रोमेटिन की अवस्था होगी तो डीएनए निष्क्रिय होगा, और जब जब यूक्रोमेटिन की अवस्था होगी, यानी जो ये अवस्था देख रहे हैं कौन सी अवस्था है, यूक्रोमेटिन की अवस्था है, उस दौरान डीएनए कैसा होता है, ढीला होता है, अभिरंजन इसका हल्का होता है, और यह डीएनए की कौन सी अवस्था है, सक्रिय अवस्था है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं काम हो रहा है, जबकि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि यह निष्क्रिय अवस्था है। सीधा से याद रखना, हेट्रोक्रोमेटिन मतलब निष्क्रिय अवस्था, यूक्रोमेटिन मतलब सक्रिय अवस्था। समझ गए? यूक्रोमेटिन में डीएनए में काम हो रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन में कोई काम नहीं हो रहा है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, साथ में इसमें हमने 4-5 ऐसे वर्ड देखे जो कि आपके नीट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो प्लीज बुक को रिवाइज करते रहिए, साथ में जो हम पढ़ाए हैं टेलीग्राम चैनल पर नोट्स हैं, आप उसको पूरा कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में हमें 2-3 क्वेश्चन का जवाब भी देंगे आप बताएंगे कि जो है ग्वानिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन के कितने बंध होते हैं, ये हमें बताएंगे। और साथ में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस कार्बन के बीच में बनता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस कार्बन के बीच में बनता है, और थायमिन का दूसरा नाम। ये 3 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।